अब हम बात करते हैं आगे अब्रेशन टेस्ट की। किसकी? अब्रेशन टेस्ट की। तो इस टेस्ट द्वारा स्टोन की हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस, तो क्या ज्ञात करते हैं? हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। इसमें कौन सा मशीन यूज करते हैं? डॉरी टेस्टिंग मशीन, या एक और होता है लॉस एंजल मशीन। बोल रहा हूँ, उस चीज़ को भी याद रखिएगा। लॉस एंजल मशीन भी अब्रेजन टेस्ट ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये दोनों डॉरी टेस्टिंग मशीन और लॉस एंजल मशीन, ये दोनों यूज होता है अब्रेशन टेस्ट ज्ञात करने के लिए। अब्रेशन टेस्ट होता किस लिए? बेसिकली हार्डनेस और वेरिएंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। जो इसमें डाटा निकल के आते हैं ना, वो आपको ज़्यादा ही याद करना है। प्रोसीजर आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे चार्ट बना हुआ है उस डाटा को याद रखिए। वो डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ के फॉर्म में। यह टेस्ट बता दिया। प्रोसीजर देख लो, तो सबसे पहले 25 mm व्यास तथा 25 mm ऊंचाई का ओवन ड्राई स्टोन ले लेते हैं। ठीक है, फिर इस ड्राई सैंपल का भार लेकर W1 यानी वेट ऑफ ड्राई सैंपल ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद सैंपल को डोरी टेस्टिंग मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन को 28 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट की गति से 1000 रिवोल्यूशन तक चलाया जाता है। अब मैं टेस्टिंग के दौरान अब्रेशन यानी घर्षण बोले तो उसके कारण स्टोन की सतह घिसती है तथा उसका कुछ भार कम हो जाता है। अब देखो, जो कुल मिलाकर बोलूँ, अगर इजी वे में बताने की मैं बात करूँ, तो जो ये कमी होती है भार में, उसी कमी को हम निकालेंगे। उस कमी में 3 से भाग करेंगे और 20 से घटा देंगे। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम फ्रिक्शन इंडेक्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वो कमी हमको निकालनी है, उस कमी में 3 से भाग करके हम फिर 20 से घटा देंगे, तो फिर हम लोग का जो फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। और उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट के आधार पर हम बता देंगे कि जो हमने लिया है स्टोन वो हार्ड है या कितना हार्ड है। ज़्यादा देखो, अगर अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो हार्ड होता है, और जितने वैल्यू कम आती है, अगर 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 वैल्यू ज़्यादा आ गई और वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, तो हार्ड होता है, और अगर वैल्यू कम आती है तो कम हार्ड होता है। ऐसे समझ लो कि हार्डनेस और इसके वैल्यू में प्रोपोर्शनल का अनुपात होता है, प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब देखो, आप क्या करोगे, इसमें करते क्या, मैं इसको ऐसा समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि तुम क्या करो, एक सैंपल ले लो जिसका साइज 25 mm व्यास होगा और 25 mm हाइट होगी, उसको तुम ले लो। अब उसको तुम ले करके अगर थोड़ा सुखा दो, भाई नमियों में होगी तो सिंपल सी बात है, सुखा दो। सुखाने के लिए ओवन ड्राई मेथड यूज कर लो आप। ठीक है, इसीलिए उस सैंपल को ओवन ड्राई सैंपल बोल रहे हैं हम लोग। तो ले करके उसको सुखा लो। अब उसको तुम क्या करो कि इस मशीन के अंदर लेकर डाल दो। ठीक है, और डाल करके तुम इसको घुमाओ, ऐसे घुमाओ कि 1 मिनट में वो 28 बार गोल गोल घूम जाए। तुमको ऐसे इस स्पीड में घुमाना है कि 1 मिनट में 28 चक्कर, एक बार 28 चक्कर घूम जाए 1 मिनट के अंदर। अब इस तरीके से तुमको कुल 1000 बार घुमाना है। ठीक है, घुमा करके अब ये काम करोगे तो सिंपल सी बात है, जो उसमें तुम गिट्टी डालोगे, बालू या पत्थर डालोगे, वो टूटेगा, लड़ेगा इसके दीवारों में, सरफेस पे। तो सिंपल सी बात है ना, टूटेगा टूटेगा तो उससे कुछ पार्टिकल गिरेंगे, गिरेंगे ना, निकलेंगे, और निकल के बाहर निकल जाएंगे। तो तुम क्या करोगे, अब घुमाने के बाद मशीन रोकने के बाद तुम जो हमारा जो डाला हुआ पत्थर था, उस पत्थर या एग्रीगेट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। एग्रीगेट को बाहर निकाल लेंगे। जो जो टूट गया उसको फेंक देंगे। जो टूट के नीचे नीचे बैठ गया, नीचे छोटा छोटा महीन, उसको फेंक दो, वो नहीं। अब हम जो 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 हमारे पास बचा हुआ है एग्रीगेट, उस एग्रीगेट को, और जो पहले उस एग्रीगेट का हम लोग वेट ले लेंगे। वेट ले लो, और जो पहले वेट लिए थे उसका वेट, दोनों वेट का क्या करो, घटा दो। जैसे ओवन ड्राई करने से पहले एक ओवन ड्राई करने के बाद हम एक वेट लेते हैं, उस वेट को और इस वेट को घटा दो तो तुमको लॉस निकल जाएगा। लॉस कितना मास में लॉस हो गया, उसमें 30 से भाग करो और 20 में घटा दो, ये निकल जाएगा। मैंने कितना समझाने की कोशिश किया, टफ है नहीं, बड़ा है भी नहीं, फिर भी मैंने इसको इसलिए समझा दिया कि कहीं ये चीज़ें आपको दिखाई देती, आप चीज़ों को समझ पाए। ये आपके दिमाग में फंसा रहता है, कुछ चीज़ें का ध्यान नहीं करते, दिमाग फंसा रहता है कि वो होता कैसे है, क्या चीज़ें होती है। तो हमने बताया ताकि दिमाग में चीज़ें फंसी न रहे, वरना चाहे तो इम्पोर्टेंट तो बस ये लास्ट की लाइन ही बस है, ये बस लास्ट चार्ट ही इम्पोर्टेंट, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लॉस इन वेट W1 माने W2 हो जाएगा। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो FC बराबर
20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3, FC बराबर 20 माइनस W1 माइनस W2 बाई 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये ज़रूरी है। अगर जीरो से लेकर 14 के बीच आता है तो हम बोलते हैं कि ये साफ्ट स्टोन है। अगर 14 से लेकर के 17 के बीच आता है तो हम उसको मीडियम हार्ड बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये 17 से ऊपर चला जाता है तो इसे हार्ड के कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। 0 से 17, 14 से 14, 14 से 17 और 17 से ऊपर, ये बात याद रखना। अब ये देखो, जितना ही अभी बताया भी हूँ मैं, जितना ही FC ज़्यादा होगा वो उतना ही हार्ड होता है। आप यहाँ भी चार्ट में देख लो, जैसे वैल्यू बढ़ रहा है इसकी हार्डनेस बढ़ती चली जा रही है, ठीक। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि टफनेस ज्ञात करते हैं। जानते हो, इसका मेन बस यही समझ लो, इसका चार्ट याद रखो और उसे क्या ज्ञात करते हैं इस बात को याद रखो, यही दोनों बात बस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और भी कुछ बनाना होगा डिबली तो बनाएगा, बट मेनली यही दोनों होती है। तो देखो, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है कि इससे हम लोग टफनेस ज्ञात करते हैं। ये बात पहली लाइन में हमने लिखी हुई है, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, टफनेस ज्ञात करते हैं, ठीक है। यह टेस्ट इम्पैक्ट मशीन द्वारा किया जाता है। ये रहा आपका इम्पैक्ट मशीन। इस टेस्ट पे पहले प्रोसीजर पढ़ दे रहा हूँ, फिर आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। इस टेस्ट में स्टोन के सैंपल के ऊपर 2 kg भार वाले हैमर से चोट करते हैं, ठीक है। ये हम पत्थर के केस में बात कर रहे हैं। जब अभी हम लोग एग्रीगेट वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे ये वजन घट जाता है, ठीक है। हम लोग स्टोन की बात कर रहे हैं, जब वही हम एग्रीगेट की बात टेस्ट करते हैं ना, सीट वगैरह में, कंक्रीट वगैरह में, तो थोड़ा वजन कम हो जाता है और ये हाइट 380 mm हो जाती है। इस तरह की चीज़ें वहाँ होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई से हैमर को स्टोन पर गिराते हैं। पहले तुम 1 सेंटीमीटर से गिराओ, ठीक है। फिर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से हैमर पर गिराओ, फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा कर गिराओ। अब 1 सेंटीमीटर हमको ऊपर बढ़ाते चले जाना है। जैसे कि पहले यहाँ से छोड़ दो इसके ऊपर, फिर तरह से बढ़ा के फिर यहाँ से छोड़ दो, फिर यहाँ से छोड़ दो, यही करना है। मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हुए जाना है और गिराते चला जाना है। फिर ये देखो, फिर इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ाते हुए हैमर की स्टोन के ऊपर गिराया जाता है। पिछली जितनी ऊंचाई पर हैमर गिराने पर, देखो, हाँ देखो, हैमर मतलब कि जितनी ऊंचाई पर हैमर गिराने पर यदि स्टोन टूट जाता है तो उस ऊंचाई तक पहुंचने में, अब देखो, हाँ ये छोड़ो। जैसे कोई हाइट है, किसी हाइट पे टूट गया, मतलब ये ऐसा इस हाइट पे पहुंचा और ये टूट गया, ठीक है। तो इस हाइट तक पहुंचने में, उस हाइट तक पहुंचने में हैमर कितना चोट इसको दे दिया, हैमर से कितना बार तुम इस पे गिरा दिए हो या इस पे छोड़ दिए हो इस हैमर को, तो हैमर के चोट की गई है कितनी बार, उस संख्या को ही इम्पैक्ट इंडेक्स कहते हैं। ये हमने बता दिया, लेकिन आप मेनली बता रहा हूँ, उस बात पे आप फोकस करिए, इस चार्ट पे फोकस करिए, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू अगर 19 से ज़्यादा होती है, अगर इम्पैक्ट वैल्यू 19 से ज़्यादा आती है तो हम ये बात करते हैं कि ये स्टोन अच्छी है, ये स्टोन गुड है। और अगर इम्पैक्ट इंडेक्स 16-17 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं कि मीडियम है, मतलब ठीक ठाक है, मध्यम वर्ग में रखेंगे, मीडियम इसको रखेंगे। और अगर इंडेक्स का वैल्यू 6 से भी कम हो जाती है तो हम इसका बैड या यूजलेस स्टोन को बोल देते हैं, फिर हम इसको यूज नहीं करते, इसको हटा देते हैं जब इसका इम्पैक्ट इंडेक्स अच्छा से कम हो जाता है तो, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब इस चीज़ को पूरी प्रोसीजर आप इस फिगर को देख के समझ सकते हो, जो अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, फिर n तक जाओ, n सेंटीमीटर तुम चले गए, ठीक है। यही ऊंचाई पर पहुंचने में जितनी बार चोट की गई, यानी इम्पैक्ट की गई, चोट का मतलब होता है इम्पैक्ट की गई। आपको हिंदी से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था, इम्पैक्ट करी गई, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने समझा दिया आपको। मेनली आप इस चार्ट को याद रखिएगा, इस चार्ट जरूरी है। इम्पैक्ट इंडेक्स 19 से जब ज़्यादा होता है तो गुड होता है, इम्पैक्ट इंडेक्स जब 16-17 होता है तो मीडियम होता है, और जब इम्पैक्ट इंडेक्स 6 से कम हो जाता है तो बैड या यूजलेस हो जाता है। कभी कभी आपको ये रेंज अगर दिखता है तो इसी आसपास रेंज से आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन जिससे भी वैसे ये रेंज दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट्रीजन टेस्ट की, किसकी, एट्रीजन टेस्ट की। तब इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट द्वारा स्टोन की हार्डनेस, देखो ये अच्छा है। ये एक बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, ये एक तीर से कई निशान करने वाला टेस्ट है, ठीक है। एक तीर से कई निशाना नहीं करते हम लोग, ऐसे एक तीर से कई निशाना करने के लिए ये टेस्ट है। अब देखो, इस टेस्ट द्वारा स्टोन की हार्डनेस, रेट ऑफ वियरिंग, ठीक है, हार्डनेस, रेट ऑफ वीयरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है।
ये ये इसका यहाँ लिख दिया, इसका नाम यहाँ डाला गया, ये नाम इधर नीचे का है। रेट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस तथा टफनेस ज्ञात करते हैं। तो बताया हूँ ना कि एक तीर से 3 निशाना हो गया ना हमारे यहाँ पे, एक तीर से 3 निशाना हो गया। इस टेस्ट द्वारा हम स्टोन की हार्डनेस, रेट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस और साथ में ही टफनेस ज्ञात कर लेते हैं। अब बताओ कि अगर ये टेस्ट मैं तुमसे करवा दूँ तो क्या तुम टफनेस टफनेस टेस्ट करोगे? नहीं करोगे, और अब वो भी नहीं करोगे। ये वीडियो रुक गया था तो अब हमको याद नहीं कि कहाँ से रुका था, तो हमने एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं से रुक गया होगा तो छूटे ना। तो इस टेस्ट द्वारा स्टोन की हार्डनेस, रेट ऑफ वेरिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस और साथ में टफनेस, मतलब एक तीर से 3 निशाना हम करेंगे। हार्डनेस, रेट ऑफ वेरिंग, रेजिस्टेंस और टफनेस ज्ञात करेंगे। और अगर हम टफनेस और रेजिस्टेंस यहीं से ज्ञात कर ले रहे हैं तो बताओ हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी भाई हम इम्पैक्ट टेस्ट या एब्रेशन टेस्ट करने की? तो इसीलिए हम क्या कि अल्ट्रेशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट इसके बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह टेस्ट डेबल टेस्टिंग मशीन के द्वारा की जाती है। यह टेस्ट डेबल टेस्टिंग मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक है। हम साइज ऑफ सैंपल की बात करें तो 60 mm होती है और ओवन ड्राई सैंपल 50 kg होती है, 5 kg लेते हैं जिसको हम W1 बोल देंगे। फिर रेट ऑफ रोटेशन 30 RPM रखेंगे। 30 RPM मतलब हो गया कि एक मिनट में तुम 30 बार गोल गोल घुमा देना है। 30 बार 1 मिनट के अंदर घुमा देना, इसी को बोलते हैं 30 RPM। और टोटल टाइम लेंगे 5 घंटा, टोटल टाइम इसमें यूज़ करना है। टोटल रिवोल्यूशन तो कुल कितना घुमाना है, तो 9000 टोटल RPM रखना है। कितना? 9000 टोटल RPM रखेंगे। देखो हमने मोटर लगाया हुआ है घुमाने के लिए, ये मोटर लगाया है ना हमने घुमाने के लिए। तो टोटल कितना रखेंगे? 9000 टोटल रोटेशन रखेंगे। और सीव ऑफ साइज फिर क्या करेंगे, इसमें चालने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको चालने के लिए 1.5 mm की हम चालने का इसमें यूज़ करते हैं। चालने मतलब सीव का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में अगर बोले तो सीव बोलते हैं। और वेट ऑफ रिटेन्ड सैंपल, वेट ऑफ रिटेन, और चालोगे, चलनी पर चालोगे तो जो चलने चाल रहे हो तो उसके ऊपर तुमको कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उसको W2 बोल दोगे। क्या बोल दोगे? W2। इस तरह से तुमको W1 और W2 मिल गया, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम चीज़ें निकाल देंगे। तो प्रोसीजर मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 60 mm साइज का स्टोन सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और सैंपल को ड्राई ओवन करके 5 kg जिसके W1 भार नोट कर लिया जाता है। सैंपल को डबल टेस्टिंग मशीन में ड्रम में डाल देते हैं। मशीन को 30 RPM की गति से 5 घंटे तक चलाया जाता है, जिससे कुल 9000 रोटेशन पूरे होते हैं। रोटेशन के दौरान स्टोन के टुकड़े आपस में तथा ड्रम की भीतरी सतह से टकराकर घिसते हैं तथा उनका कुछ भाग टूटकर बारीक हो जाता है। परीक्षण के बाद सैंपल 1.5 mm से छाना, परीक्षण के बाद सैंपल को 1.5 सीव से छाना जाता है। सीव पर रुके सैंपल को W2, जो सीव पर रुक गया उसे W2 कहते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट FC उनके सूत्र से ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। अभी पूरी चीज़ को एक बार यहाँ मैं बता दिया कि ये 60 mm का साइज का सैंपल, फिर इसमें हम डाल दिए और फिर घुमा दिया गया। फिर घुमा करके ये हमने चालनी से चाल दिया, फिर उसके ऊपर जो बचा उसे W2 नोट कर लिया। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट W1 माने W2 कर देंगे बटा W1 × 100। इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा, W1 माने W2 अपन W1 × 100। तो ये परसेंटेज निकल के आएगा किसका? फ्रिक्शन का। तो ये देखो, ये जो है ये वैल्यू कितनी होना चाहिए, तो ये वैल्यू अगर 2% आती है तो हम मानेंगे गुड है। ये उल्टा होती है। देखो अभी तक हमने जो देखा था इसके पहले कि जितना वैल्यू बढ़ रहा था तो वो क्वालिटी बढ़ रही थी, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी। लेकिन इस केस में बस क्या होगा कि जितना ये बढ़ेगा क्वालिटी घटेगी। मतलब ये निगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्वालिटी और इसके एक नंबर के इंक्रीजमेंट में। देखो, तो अगर FC 2% होता है तो इसे बोलते हैं गुड क्वालिटी। अगर FC का मान 3% हो गया तो मीडियम क्वालिटी। देख लो, जैसे 2 से 3 गया तो मीडियम में आ गया, और अगर FC 5 से ज़्यादा चला गया तो बैड क्वालिटी में इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैड क्वालिटी में बोल देते हैं। तो गुड क्वालिटी के लिए 2, मीडियम क्वालिटी के लिए 3 और बैड क्वालिटी के लिए 5 रखा जाता, मतलब ये डाटा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में हम बात करें तो हम फिर वही बोलेंगे। 2 चीज़ आप याद रखिएगा कि किस मशीन से क्या टेस्ट करते हैं, ठीक है। और कोई अगर डाटा निकल के आती है, कोई वैल्यू निकल के आती है तो उस वैल्यू को याद रखना। ये जो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। यह टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट या बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
यह टेस्ट स्टोन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन ये रहा फिगर में, इसके द्वारा करी जाती है। अब टेस्ट की हम बात करें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह की, तो टेस्ट डिटेल देखो। ओवन ड्राई स्टोन सैंपल लोगे, उसकी साइज़ 50 × 50 × 50 mm रखी जाती है। ठीक है, जो ओवन ड्राई सैंपल होगा उसकी साइज़ 50 × 50 × 50 रखी जाती है। ये साइज़ को हम साइज़ को घटा, देखो इस साइज़ को हम घटा कर भी चेंज करके रख लेते हैं, तो उस केस में जो ये रेट ऑफ रोटेशन है उसको भी बदलना पड़ जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो अगर कहीं मान लीजिए ये वाला थोड़ा बदला हुआ दिखे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, फिर ये भी आपको बदला हुआ दिखाई देगा रेट ऑफ लोडिंग भी। तो लेकिन इस केस में बता दे रहा हूँ, अगर 50 × 50 और 50 mm का है तो रेट ऑफ लोडिंग 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रखी जाती है। प्रोसीजर की बात करें देखो, तो सबसे पहले 50 × 50 × 50 mm साइज का स्टोन सैंपल ले लिया जाता है। ठीक है, फिर सैंपल को ओवन ड्राई करके उसका वेट W2 ले लिया जाता है। सैंपल को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के बीच रखा जाता है। रेट ऑफ लोडिंग 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रखी जाती है। ठीक है, लोड को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक सैंपल टूट नहीं जाता। टूटने पर अधिकतम लोड W2 नोट किया जाता है। अब जो टूटने पर अधिकतम लोड W2 नोट किया जाता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ की गणना इसी से करी जाती है। तो देखो अब जैसे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होगा, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, W2/एरिया। तो जो लोड लगाए थे वो जो अंतिम में जिस लोड पे जाकर वो क्रैक दिखा दिया तुमको, जो टूट गया, वो लोड ले लो और एरिया से भाग कर दो, तो जो निकल के आएगा वो क्रशिंग स्ट्रेंथ तुम करके Nm/mm² में निकल करके आ जाएगा। और एरिया कितनी होगी ये भी क्वेश्चन है ना। तो जो सैंपल बनाया हो 50 × 50 का बनाया हो तो एक स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए दोनों का इंटू करा देते हो, तो 50 × 50 का इंटू कराओगे तो 2500 mm²। इसका क्या निकल के आएगा, एरिया आ जाएगा। तुम्हारा एरिया भी कितना होगा तुम्हारा 2500 mm²। अब ये हम सारी चीज़ें मैं अभी देखो, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये वाली पॉइंट आप याद रखिए। गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करता है केजी में तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करता है Nm/mm² में तो 100 Nm/mm²। और यही बात करता है अगर मेगा पास्कल में तो 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें उसी को विजुअलाइज में आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें हमने नीचे एक सीक्वेंस में दे रखा है। देखिए IS कोड वगैरह के बारे में आप चिंता मत करिए, मैं पूरा IS कोड एक पास से लेकर के आऊँगा। जितने भी IS कोड्स वगैरह हैं आप उसकी चिंता ना कीजिए कि IS कोड मैं नहीं बता रहा हूँ किस IS कोड में क्या है। मैं एक वीडियो ही लेके जाऊँगा, सारे IS कोड एक पास मैं लिख करके दे दूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्मिथ टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है, तो इस टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करी जाती है। क्या ज्ञात करते हैं, इस टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात की जाती है। इस टेस्ट के द्वारा स्टोन में उपस्थित सोल्यूबल मैटर की मात्रा ज्ञात करते हैं। देखो हाँ, ड्यूरेबिलिटी कोई ज्ञात करने की चीज़ थोड़ा है, कोई नापने की चीज़। ड्यूरेबिलिटी तो नापी थोड़ी जाती है, तुम नापोगे कुछ और, हम मापेंगे कुछ और, अब बताएंगे ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो कौन चीज़ है जिसको माप करके तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताओगे। तो हम क्या करते हैं कि सोल्यूबल मैटर जो होते हैं, सोल्यूबल मैटर जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उसको मापेंगे और उसके आधार पर बताएंगे ड्यूरेबिलिटी। समझ में आया। ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा ना जाकर तुम नाप लोगे, तो कुछ और चीज़ मापोगे, बताओगे उसके साथ ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो सोल्यूबल मैटर को मेजर करते हैं। इस टेस्ट द्वारा सोल्यूबिलिटी के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करता है। अभी तो बता दिया। इस टेस्ट में पानी से भरे गिलास में स्टोन का सैंपल, ठीक है, सिक्के के बराबर छोटा छोटा मतलब सैंपल क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल को उसमें डाल देते हैं। आप फिगर में भी देख पा रहे होगे, ये फिगर, ये पानी गिलास है, इसमें पानी रखे के उसमें हमने डाल दिया सैंपल छोटे छोटे। कुछ समय बाद पानी गंदा होने के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें सिंपल सी बात बताओ, अगर इस स्टोन में ज़्यादा गंदगी होगी तो ये गिलास में जो पानी होगा वो गंदा हो जाएगा। जितना ही गंदा हो जाएगा उतना ही खराब तरह का स्टोन होगा। ठीक है, उसमें गंदगी होगी। और अगर मान लो कि नहीं गंदा हुआ तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन होगा। ठीक है, अब देखो कुछ समय बाद पानी गंदा होने के आधार पर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। हमने ये बात को कई बार बता दिया। इसी टेस्ट को बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा, तो स्मिथ टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो किस चीज़ को मापते हो, तो सोल्यूबल आप
सोल्यूबल मैटर को मेजर करते हो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं ब्रॉड टेस्ट। अगला क्या है, ब्रॉड टेस्ट। इस टेस्ट द्वारा देखो, इस टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं कि फ्रस्ट रेजिस्टेंस होता है उसको ज्ञात करते हैं। फ्रस्ट रेजिस्टेंस जानते हो क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको फ्रस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूँ। फ्रस्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे होता क्या है ना, जैसे कि अगर किसी स्टोन में या किसी बिल्डिंग में कहीं भी मतलब कि थोड़ा सा अगर स्पेस मिलता है तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, कुछ स्पेस में पानी एंट्री कर जाता है। क्या करता है कि पानी एंट्री कर जाता है, और जब पानी एंट्री कर जाएगा तो जब जैसे कि पानी मान लो कि एंट्री कर गया उस जगह पे, तो वो क्या होगा कि फिर जब आप जानते हो कि जब भी वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म यानी स्नो यानी आइस में बदलता है, तो उसका जो आयतन है बढ़ता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे ही वॉल्यूम मान लो कि इंक्रीज करेगा तो ये इस पर प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने की वजह से ये इसमें क्रैक्स आ जाएंगी और ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसी को हम लोग याद करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, ये बात समझ आई होगी आपको। अब देखो, इस टेस्ट द्वारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। स्टोन के सैंपल को बॉयल्ड सोडियम सल्फेट में क्या करते हैं, इस बॉयल्ड सोडियम सल्फेट के घोल में डाल देते हैं। कुछ समय बाद इसे बाहर निकालकर सुखा लेते हैं तथा उसके वेट में होने वाली कमी को नोट कर लेते हैं। इतना काम हम लोग इसमें करते हैं। बस मेनली बात देखिए पूछेगा इसमें, ब्रॉड टेस्ट है क्या करते हैं, तो ब्रॉड टेस्ट से आप याद रखिएगा ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस याद करते हैं। बस आप इस बात को याद रखना है आपको। ठीक, अगला है एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट क्या होता है कि 100 ग्राम स्टोन के ओवन ड्राई 100 ग्राम स्टोन के ओवन ड्राई सैंपल को लेकर के उसे 5% HCl के घोल में 3 दिन के लिए रख देते हैं। तो 5% HCl लीजिए और 3 दिन के लिए रख दीजिए, या फिर 10% HCl लीजिए, माफ़ करिएगा 1%, यहाँ 10% 1% रहेगा, क्या रहेगा 1% HCl लीजिए, कितना रहेगा 1% HCl के घोल में 7 दिन के रख देते हैं। भाई ज़्यादा 5% ज़्यादा है तो दिन कम लगने वाले हैं, तो वैसे ही साफ दिख रहा है कि 10 में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि जब ज़्यादा परसेंट करोगे तो दिन घटना चाहिए था लेकिन दिन बढ़ गया। तो मतलब वही बोल रहे हैं कि 5% जब होगा तो 3 दिन के रख देते हैं, और वही जब 1% लेकर के HCl के घोल को 7 दिन के लिए रख देते हैं। इसके बाद स्टोन को बाहर निकाल कर उसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। कुल में तुम टुकुर निहारो, टुकुर देखोगे बैठ करके, उसको लेकर के टुकुर ताको, उसको ताड़ो, ठीक है, मतलब देखो। फिर क्या होगा कि एसिड टेस्ट द्वारा वेरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि एसिड टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, व्हाट इज फाइंडिंग बाय एसिड टेस्ट, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस टेस्ट ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि दिमाग इसको पढ़ना ना पड़े, खटाक से बस 5% दिखाई दे आपको, सोडियम सल्फेट दिखाई दे, सॉरी अपना HCl दिखाई दे, और खटाक चीज़ें आपको दिमाग में घुस जाए, आप इसको इसके जल्दी से देख करके आगे बढ़े। अगला है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्या है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट की हम बात करें, इस टेस्ट द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा भी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो कैसे, ABCD में CD पास आता है ना, ABCD पास आता है ना, C और D, तो ऐसे भी दिमाग में घुस जाएगा कि C और D, CD। तो याद रहेगा आपको, मैं जब पढ़ा रहा था तो उन्होंने CD कहा था, तो ड्यूरेबिलिटी याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करोगे कि 40 mm साइज़ के 4 स्टोन सैंपल ले लेते हो। ठीक है, इसमें 3 ही है, एक चला गया मामा के घर, माफ़ मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4 स्टोन सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, सैंपल ले उसको 14% सोडियम सल्फेट के घोल में लगभग 16 से 18 घंटे तक रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सैंपल को बाहर निकाल कर ओवन ड्राई करते हैं। और अब भाई भीगा होगा ना, तुम डाले हो सोडियम सल्फेट में डाले तो भीगा होगा, तब इसको क्या करो, तुम बाहर निकाल कर ओवन ड्राई करते। हाँ, यहाँ आ गया मामा घर से लौट आया, ये देखो मामा घर से लौट आया। तो इसको क्या करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं तथा उसके वेट में होने वाली कमी को नोट कर लेते हैं। अब और जो इसकी वेट में कमी हुई होगी, क्योंकि कुछ इसमें ना जो ये सोडियम सल्फेट रिएक्शन रिएक्शन करने की वजह से इसका वेट में कमी ला देगा। उसी कमी को हम लोग क्या करेंगे, नोट करने वाले हैं, और उस कमी को नोट कर लेंगे।
यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार करते हैं। यह प्रक्रिया आप कम से कम 5 बार करिए, तो रिपीट टू रिपीट 5 बार करिए, ठीक है। अब देखिए नोट, जिस स्टोन के वेट में जितनी अधिक कमी होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये तो सिंपल सी बात हुई ना कि भाई वेट जल्दी खो दे रहा है तो अच्छा कैसे हो सकता है। तो जितनी अधिक कमी होगी वो उतना ही कम ड्यूरेबल होगा, उतना ही कम ड्यूरेबल होगा। जितना ही कम अपना वेट लॉस करेगा वो उतनी ही अच्छी ड्यूरेबल माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्टोन के संबंध में। कुछ बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो कि पूछ लिए जाते हैं स्टोन के संबंध में। तो स्टोन देखो, तो स्टोन मैसोनरी में स्टोन को इस प्रकार लगाया जाता है कि उस पर आने वाला लोड उसके नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर हो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात याद रखो कि जब कभी नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि नेचुरल बेड ये रहा और इसके ऊपर लोड लगता है, कितने डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है, ठीक है। ऐसे में स्टोन की इस प्रकार की लगाने की क्रिया को नेचुरल बेड, यहाँ पे आर्क रहेगा, ये आर्क वाली बात है। इस लाइन को मैं बता दे रहा हूँ अपने को, आप याद कर लीजिएगा। जैसे क्या होता है जब बात आर्क की हो जाती है, किसकी बात आ जाती है, आर्क की, किसकी, जब क्वेश्चन में आर्क बोल दे, जब क्वेश्चन आर्क बोल दे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रेडियल, क्या बोलेंगे, रेडियल होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, रेडियल। जब आर्क वर्ड यूज़ करें तो आप उसको वहाँ पे रेडियल ट्रिक करेंगे, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए। यहाँ रेडियल लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आर्क रहेगा सामने थोड़ा सा आगे। अब देखो, एस्लर मैसनरी में समांतर स्टोन की ड्रेसिंग के बाद लगाते हैं। एस्लर जो मैसनरी में समानता क्या करते हैं हम लोग कि स्टोन को ड्रेसिंग के बाद लगाते हैं, ठीक है। और अगला है रबल मैसनरी। तो रबल मुद हो गया। इस प्रकार के रबल मैसनरी में, इस प्रकार के स्टोन मैसनरी में स्टोन को बिना ड्रेसिंग के लगाते हैं, ठीक है, बिना ड्रेसिंग के लगाते हैं। अभी तुमको अभी यही कंसेप्ट ऐड करूँगा। देखो, अब देखो एस्लर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग एस्लर में क्या ड्रेसिंग कर रहे हैं। अब बताओ, एस्लर में तुम ड्रेसिंग कर रहे हो तो तुमको मैं कौन सा पत्थर दूँ तो तुमको अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसा एक पत्थर दूँ, ऐसा रॉक दूँ, ऐसा स्टोन दूँ जो कि मतलब कि कम मजबूत हो, समझ रहे हो इस बात को, कम मजबूत हो, ताकि तुम मुझको अच्छे से ड्रेसिंग कर पाओ। और वहीं इसमें रिबल वाले में तुम ड्रेसिंग बिना ड्रेसिंग के लगा रहे हो, तुमको मैं कोई भी दे दूँगा काम चल जाएगा, कोई तुम तोड़ना पड़ना तो है ही नहीं, तुमको मेहनत तो करना है नहीं है, ये बात। देखो अब ये याद रखो, सैंड स्टोन का यूज एस्लर मैसनरी में करते हैं। तो क्यों, सैंड स्टोन थोड़ा कमज़ोर होता है, कम मजबूत होता है, ठीक है। सैंड स्टोन का प्रयोग एस्लर मैसनरी में करते हैं क्योंकि उसमें कटाई छनाई ड्रेसिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सैंड स्टोन कमज़ोर होता है। इस तरीके से सैंड स्टोन का यूज़ किस में करते हैं, एस्लर मैसनरी में। और जबकि क्वार्टजाइट बहुत मजबूत होता है भाई, तो इसका उपयोग रबल मैसनरी में करी जाती है। अब यहाँ पे मैंने फिगर में भी दिखा दिया कि ये रहा आपका एस्लर में सैंड स्टोन यूज़ कर दिया गया और रबल में क्वार्टजाइट यूज़ कर दिया जाता है। सैंड स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 640 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। वो कितना कम है, 640 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था अभी कि नॉर्मल स्टोन कितना होना चाहिए, बिल्डिंग स्टोन के लिए 1000 होना चाहिए, और यह है कितना, 640, तो है ना कम, तो वही तो बता रहा था ना। अब देखो, सैंड स्टोन का यूज़ कलवर्ट के स्लैब में करते हैं। सैंड स्टोन का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि जो ठीक है, सैंड स्टोन का कलवर्ट के स्लैब बनाने में करते हैं। आगे देखते हैं तो ग्रेनाइट। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट सैंड स्टोन को लेंगे और उसके प्रॉपर्टी को हम बात करेंगे कि क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ यूज़ करते हैं, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो अब देखो, ग्रेनाइट की हम बात करते हैं। तो ग्रेनाइट का प्रयोग, ये बहुत मजबूत पत्थर होता है भाई, क्योंकि ये इग्नियस रॉक है। आपको मैं पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था ये कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है। और इग्नियस रॉक धरती के नीचे से मैग्मा से तपता हुआ निकल के आता रहता है, आया हुआ था, ऑलरेडी भाई जल चुका है, ऑलरेडी वो बेचारा तप के आ रहा है, तो अब उसको तुम क्या ही उसको कमज़ोर बोलोगे, तो ये मजबूत होता है भाई। तो ग्रेनाइट का उपयोग हैवी इंजीनियरिंग वर्क जैसे ब्रिज, पियर, अबैटमेंट आदि बनाने में करी जाती है। भाई मजबूत होता है तो करोगे, ये फिगर देख लो, ब्रिज, पियर, अबैटमेंट में तुम इसका प्रयोग करोगे ग्रेनाइट का, ताकि मजबूती प्राप्त हो। ये नहीं कि जाके तुम मार्बल यूज़ कर दो, टूट ही जाएगा,
वो मार्बल का भी उसका भी अपना अलग ही महत्व है, ऐसी बात नहीं है। ग्रेनाइट अब और भी देखो तो ग्रेनाइट की कलर काली होती है, जनरली काली होती है। ग्रेनाइट पर्याप्त कठोर, मजबूत, टिकाऊ होता है। अभी मैंने बताया कि ये कठोर, मजबूत, टिकाऊ होता है। ग्रेनाइट का उपयोग सामान्य कार्यों में नहीं किया जाता है क्योंकि कास्टली होता है, भाई मजबूत है और थोड़ा सा खनन वगैरह में भी बहुत मेहनत लगता है। तो इस तरीके से मजबूत जितना ही कम होता है उतना उसका पैसा बढ़ जाता है, ये कास्टली होता है। ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.69 से लेकर के 2.79 के बीच होती है। कितनी? 2.69 से लेकर के 2.79 के बीच में होती है। ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये 700 से लेकर के 1360 तक होती है। यहाँ पे आप 700 कर लो, 700 से लेकर के 1360 के बीच में होती है। यहाँ भी 7 कर लो। तो ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कितनी होती है? 700 से लेकर के 1360 kg/cm² के बीच में होती है। अब बात करें हम बेसाल्ट की। बेसाल्ट क्या होता है? तो बेसाल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट 1500 kg से लेकर के 1500 kg/cm² से लेकर के 1800 kg/cm² होती है। कितना? 1500 kg/cm² से लेकर के 1860 kg/cm² तक होती है। बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से लेकर के 3 तक होती है। 2.7 से लेकर के 3.0 तक होती है। बेसाल्ट का प्रयोग बेसाल्ट के रूप में रोड में अथवा कंक्रीट बनाने में करते हैं। तो बेसाल्ट का उपयोग बेसाल्ट के रूप में रोड में अथवा कंक्रीट में करी जाती है। आप देखो ये रहा रोड, ये रहा कंक्रीट, देख रहे हो इस चीज़ों को। आगे हम बात करें नीज, ये तो इसका बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रेंथ। नीज, ये नीज ठीक है। नीज जो है, नीज तथा मार्बल पर पॉलिश अच्छे से की जाती है। तो नीज और मार्बल एक ऐसे स्टोन होते हैं जिन पर पॉलिश बहुत अच्छे से करी जा सकती है। नीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2100 kg/cm² से लेकर के 2200 kg/cm² तक होती है। ठीक है। नीज का उपयोग फ्लोरिंग में करते हैं। ये वाली ज़रूरी बात है कि नीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्लोरिंग में करते हैं। नीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्लोरिंग में करा जाता है। ठीक है। स्लेट की हम बात करें तो कंपैक्टेड सैंड स्टोन का उपयोग कंपैक्टेड सैंड स्टोन का प्रयोग फायर प्रूफ के रूप में करते हैं। कंपैक्टेड सैंड स्टोन जो होता है, सैंड स्टोन नहीं, कंपैक्टेड सैंड स्टोन का प्रयोग फायर प्रूफ, ये देख लो फिगर में देख लो, फायर प्रूफ के रूप में करते हैं। आर्जिलेशियस रॉक का उपयोग फायर प्रूफ के रूप में करते हैं। आर्जिलेशियस रॉक का उपयोग भी फायर प्रूफ के रूप में करते हैं। ये बात आप याद रखना। कंपैक्टेड सैंड स्टोन भी यूज करते हैं और साथ में आर्जिलेशियस रॉक का भी प्रयोग फायर प्रूफ में करते हैं। ठीक है। स्लेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.89 होती है। स्लेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.89 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान स्टोन के प्रकार, स्थान व गुणवत्ता के अनुसार बदल सकते हैं। तब से देख ही रहे हैं, बदल ही रहा है। ठीक है। ये स्लेट और भी इसका कोई पॉइंट है देखो, तो स्लेट का उपयोग वाटर प्रूफ लेयर बनाने में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेता है कि वाटर प्रूफ लेयर बनाने के लिए किस स्टोन का प्रयोग करेंगे? तो स्लेट का। किसका? स्लेट का। तो स्लेट का प्रयोग वाटर प्रूफ लेयर बनाने में करते हैं तथा उपयोग फ्लोरिंग में भी करते हैं। इसका प्रयोग फ्लोरिंग में भी करते हैं और साथ में वाटर प्रूफ बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से लेकर के 2100 kg/cm² होती है। स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से लेकर के 2100 kg/cm² होती है। लेटराइट, अब हम लेटराइट की बात, ये बहुत कमज़ोर होता है। लेटराइट बहुत कमज़ोर। लेटराइट की हम बात करें तो लेटराइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, 1800 kg/cm² से 3200 kg/cm² तक होती है। 18 से लेकर 32 तक होती है। तो कितना जो कई को 100 में है, ये 1820 के आसपास में। लेटराइट के डिकम्पोजिशन से मूरम का निर्माण करते हैं। इसको तोड़ करके, इसको लेटराइट को तोड़ के मतलब पीस के उसके हम मूरम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मूरम का प्रयोग, मूरम बनाते हैं, मतलब मूरम बनाने में निर्माण करते हैं मूरम। लेटराइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.0 से 2.2 के बीच होती है। कितना? 2.0 से लेकर 2.0 के बीच होती है। लेटराइट का उपयोग की हम बात करें तो रफ वर्क में करते हैं। भैया इतना कमज़ोर चीज़ को लेकर के क्या तुम कोई बिल्डिंग नहीं बना दोगे? बाहर आ जाएगा आदमी, उसमें दबा जाएगा,
ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसका यूज़ क्या करेंगे, रफ वर्क में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये मुरम जो बनाए हो वो देख लो भैया। तो मुरम का प्रयोग जो बना के हम बनाए हैं अभी लेटराइट से, तो मुरम का प्रयोग ऑफिशियल बिल्डिंग में फैंसी पाथ बनाने में करते हैं। जो फैंसी पाथ होता है ना, ये जो जिस पे आदमी चलता है तो टहलता होता है, कि ये रहा फैंसी पाथ, कितना प्यारा फैंसी पाथ बनाया हूँ। तो मुरम का प्रयोग ऑफिशियली बिल्डिंग में फैंसी पाथ बनाने में करी जाती है। क्वार्टजाइट तो वेदर प्रूफ के रूप में समांतर क्वार्टजाइट का उपयोग करते हैं। वेदर प्रूफ के रूप में, जो वेदर जहाँ हो, ये वेदर है ना, तो वेदर प्रूफ के, वेदर का दुश्मन कौन है, क्वार्टजाइट, ये ऐसे याद कर लो। वेदर का दुश्मन कौन है, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो वेदर प्रूफ के तौर पे क्वार्टजाइट का प्रयोग करते हैं। लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 540 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। लाइम स्टोन का उपयोग सीमेंट उत्पादन में तथा धातु को पिघलाने में करते हैं, फ्लक्स के रूप में। हम आपको ब्रिक पढ़ाएंगे, उसमें भी बताएंगे कि जो फ्लक्स के लाइम स्टोन फ्लक्स का काम करता है। जब हम लाइम पढ़ाएंगे वहाँ भी बताएंगे कि लाइम फ्लक्स का काम करता है। तो ये बात सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है भाई, ये आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्लक्स किसे बोलते हैं। मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट 400 से लेकर 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के मार्बल का जो ये 7 रहेगा, यहाँ पे 7 है। तो मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और मार्बल का उपयोग ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। ये सजावटी वर्क, देखो ये मार्बल है ना, बताए थे ना कि अपना ही महत्व होता है मार्बल भाई साहब का। तो मार्बल भाई साहब कहाँ प्रयोग होते हैं, अधिकतर सजावटी कार्य में। तभी तो हमारा ताजमहल बना हुआ है मार्बल का, वाइट मार्बल का बना है ना हमारा ताजमहल। ये बात आप याद रखेंगे, ऐसे भी याद करो कि ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, तो सजावटी कार्य में इसका प्रयोग करी जाती है। ठीक है, रिटेनिंग वाल देखो, अब रिटेनिंग वाल का कंसेप्ट समझो। रिटेनिंग वाल भारी होना चाहिए, ताकि जो मिट्टी हो गया या पानी हो गया, जो भी उसके पीछे तुम रोकना चाहते हो वो रुक पाए। ठीक है, तो मतलब ऐसा लगा जो भारी हो। रिटेनिंग वाल बनाने में सामान्यतः हेवी स्टोन का प्रयोग करते हैं। हेवी मतलब भारी स्टोन का प्रयोग करते हैं, ताकि उसको खसका ना पाए, उसको स्लिप ना करा पाए। ठीक है, अब कुछ देखिए यूज, अब देखो कुछ और देख लो। आर्च अथवा डैम बनाने में समांतर लाइट स्टोन का, देखो आर्च या डोम बनाने में लाइट का उपयोग करते हैं। आर्च मान लो, देख रहे हो ये आर्च। अब बताओ नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं दिए हो, तुम इसको सपोर्ट को दिए हो, ऐसे ही नहीं दिए हो ना। ठीक है, तो बताओ भारी रख दो तो थोड़ा उसको वेट नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि आर्च के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आर्च और डोम बनाने में लाइट वेट स्टोन का प्रयोग करते हैं, ताकि थोड़ा वेट कम इसका आर्च का हो। डॉक तथा हार्बर के लिए वेट टेस्ट करते हैं। ये बात याद रखना है कि डॉक या हार्बर बनाने के लिए जो स्टोन प्रयोग करते हैं, उस स्टोन का हम क्या करते हैं, वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो सरफेस होता है ना, सरफेस उसको देखने पर कैसे दिख रहा है, उसे स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के नाम देख लिए। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोन में पाए जाते हैं। तो ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। अब टेक्सचर क्या होता है वो देख लो। तो पोरस होता है, ठीक है, रफ होता है, स्मूथ होता है, ग्लेजी होता है, ग्रेई होता है। ये सारे के सारे टेक्सचर होते हैं, पोरस, रफ, स्मूथ, ग्लेजी। ग्लेजी 2 बार ग्लेजी हो गया लग रहा है, नहीं ग्लेजी है, ग्रेजी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अगर तो यहाँ पे, तो सरपेंटाइन एक मेटामॉर्फिक राख है। अभी मेटामॉर्फिक राख पॉइंट छूटा हुआ, अभी मैं करा दे रहा हूँ। सरपेंटाइन एक मेटामॉर्फिक राख है। इसका उपयोग ऑर्नामेंटल सजावटी वर्क में करते हैं। ठीक है, सरपेंटाइन और लेटराइट, ये दोनों एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है इग्नियस रॉक। लेकिन ये मेटामॉर्फिक रॉक में भी कभी कभी काउंट कर लिए जाते हैं। इनका ऐसे प्रॉपर्टी होता है, तो इस चीज़ को आप लेकर कन्फ्यूज मत होना। कभी आप ऐसे देख लिए तो। ठीक है, इसका उपयोग सजावटी कार्य में करी जाती है। सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन होता है, जबकि ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन होता है, जबकि ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। आगे हम बात करें मार्बल तथा स्लेट का उपयोग
इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने में करते हैं। मार्बल तथा स्लेट का प्रयोग किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने में करी जाती है। ये आपको फिगर के तौर पे भी आप देख लो, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा छूट गया था हमसे, हम ध्यान नहीं दे पाए थे। ये इम्पोर्टेंट है भी, ये भी याद रखना, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक रॉक आने वाला था, वो हमसे मिस्टेक हो गई, PDF में नहीं मर्ज हो पाया था। तो देखो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या होता है कि सैंडस्टोन किस में बदलता है? मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल किस में बदलता है? तो वही स्लेट और फाइलाइट में, प्लस स्लेट में बदलता है, फिर थोड़ा और टाइम लगता है तो फाइलाइट में बदल जाता है। मड स्टोन भी स्लेट और फाइलाइट में बदल जाता है। ग्रेनाइट, साइनाइट और कांग्लोमेरेट नीज में बदल जाता है। और लाइम, जिप्सम, डोलेराइट और मार्ल ये मार्बल में चेंज हो जाता है। लेटराइट सिस्ट में और बेसाल्ट इग्लोगाइट कुछ होता है, इसमें भी बदल जाता है। दोस्तों ये पॉइंट भी हमने स्किप किया था, आपको बताया था कि मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन हम इसी वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे कि ब्लास्टिंग पाउडर, जैसे ना कि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं उसके लिए कुछ एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। उस एक्सप्लोजिव का कंपोजिशन क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि हो गया ब्लास्टिंग पाउडर, इसी को हम लोग गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लास्टिंग पाउडर बोलो या फिर गन पाउडर बोलो, दोनों एक ही बात होती है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट 65%, सल्फर 20%, चारकोल पाउडर 15%, या फिर इसे कंपोजिशन को ऐसे भी मिलाया जाता है 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% सल्फर और 10% चारकोल, फिर भी 100% हो जाएगा। इस तरीके, दो तरीके से मिला सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 65%, सल्फर 20%, चारकोल 15%, और फिर या तो 75, 15 और 10 किलो, तो 15, 10, 25 और 25, 75, 100 हो जाएगा। डायनामाइट, तो डायनामाइट की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन 75% मिलाया जाता है और साथ में फाइन सेंड 25% मिलाते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में फाइन सेंड मतलब महीन बालू मिला करके डायनामाइट बनाया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने की थी, कुछ याद है? अरे भाई नोबेल जिसके नाम पे दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। अब देखो ब्लास्टिंग जिलेटिन, तो नाइट्रोग्लिसरीन 93% रखी जाती है और गन कॉटन 7%। 93 7 100 हो गया ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन 93% और गन कॉटन 7%, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है ब्लास्टिंग जिलेटिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं गन कॉटन, क्या गन कॉटन, तो गन कॉटन का था कपास का रेशा, तो कपास का रेशो का नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में मिला करके बना, कपास का रेशा क्या करो नाइट्रिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, तो उससे क्या बन जाता है, गन कॉटन बन जाता है। फिर जिलेटिन देखो, जेलिनाइट देखो, तो ब्लास्टिंग जिलेटिन, एब्जॉर्बिंग पाउडर, इनको मिला करके जेलिनाइट बनाया जाता है। कोर्डाइट क्या है, तो कोर्डाइट नाइट्रोग्लिसरीन प्लस नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज मिला करके कोर्डाइट बनाया जाता है। और रॉक क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजोल, ये दोनों मिला करके हम रॉक का निर्माण करते हैं। अगला है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी लिक्विड ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ब्लास्टिंग जिलेटिन जो है 50 गुना डायनामाइट इतना पावर शक्तिशाली है, सोचो इससे भी शक्तिशाली ब्लास्टिंग जिलेटिन होता है, इसे 50 गुना ज़्यादा, ठीक है। अगला डायनामाइट लगभग गन कॉटन के बराबर ही इसका डायनामाइट और गन कॉटन लगभग बराबर ही शक्तिशाली होते हैं। ब्लास्टिंग पाउडर ये सस्ता होता है, ठीक है। कोर्डाइट का प्रयोग देखो, अगर पूछ ले कि स्मोकलेस तुमको कराना है, विस्फोट कराओ और कोई धुआं नहीं निकले, तो और पानी के अंदर भी काम कर लेगा, तो इस तरह के तुम क्या करो, कोर्डाइट ले लो, वो क्या पानी के अंदर भी और बिना धुआं दिए ही ब्लास्ट करवा देगा कोर्डाइट, ठीक है। फिर रॉक इसका भी प्रयोग पानी में कर लेते हैं, ठीक है। तो रॉक कहाँ से मिलता है, पानी से, तो रॉक कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है, तो रॉक का भी यूज पानी में कर लिया जाता है। लिथोफैक्टर, इसका यूज टनल में करते हैं, तो लिथोफैक्टर का यूज टनल में करा जाता है। अगला है सेफ्टी फ्यूज क्या होता है कि कपास का रेशा और गन कॉटन मिलाकर बनाया जाता है।
सेफ्टी फ्यूज होता है। सेफ्टी फ्यूज क्या होता है कि कपास, रेसा और गन कॉटन मिला के बनाया जाता है। इसका रेट 60 सेंटीमीटर पर मिनट या बोले तो 10 mm पर सेकंड होता है। तो या तो 60 सेंटीमीटर पर मिनट बोलो या 10 mm पर सेकंड बोलो, ठीक है। डेटोनेटर क्या होता है, इसी का अच्छा सुधारा रूप होता है। तो एल्युमिनियम की सिलेंडर ट्यूब होती है, ठीक है, और एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। तो मतलब एक ये क्लोज कर दो और एक ओपन कर दो, तो एक क्लोज एक ओपन होता है, ठीक है। इसमें डायनामाइट यूज़ कहाँ करते हैं इन लोग का, तो डायनामाइट, गन कॉटन, ब्लास्टिंग जिलेटिन, मतलब कि विस्फोटक पदार्थ यूज़ करते हो। तो ये बता, तुम जाके पास से उसको धराओगे, विस्फोट करेगा, उड़िए जाओगे। तो ये सब हेल्प करते हैं कि तुम दूर से ही उसको धरा दो, दूर से उसको जला दो। डेटोनेटिंग फ्यूज का जो स्पीड है 6.4 किलोमीटर पर सेकंड है। इतना दूर से करोगे तो देखो कि एक ही सेकंड में इतना स्पीड से जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन जेली लाइक होता है। नोट, ब्लास्टिंग करते समय कुछ सावधानियाँ IS 8081 में दिया गया है। किसमें? 8081 में। तो कौन सी है? जैसे कि नॉट मॉर्निंग नॉट इवनिंग, सुबह में और शाम में नहीं करनी चाहिए। नॉट मोर देन 8 होल, एक बार में 8 होल से ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। रेड फ्लैग अराउंड 200 मीटर, तुम 200 मीटर के आसपास तक रेड झंडा गाड़ा हो कि भैया इधर खतरा है, इधर कोई आना मत। 200 मीटर दूर तक तुम जा करके अराउंड में रेडियस में क्या करो, झंडा गाड़ा हो, आना नहीं भाई, प्रॉब्लम है, इधर विस्फोट हो रहा है। 30 मिनट तक चेक। अब देखो, मान लो विस्फोट हो गया, मतलब कि विस्फोट लगा के चले, या विस्फोट हुआ ही नहीं, या विस्फोट हो ही गया मान लो, तब वो तुम 30 मिनट तक उसके पास नहीं जाओगे। क्योंकि बहुत ऐसे हो कि मान लो कि तुम विस्फोट होने पर कुछ ऐसे हो पार्टिकुलर जो विस्फोट ना हुआ हो, तुम जाओ, तुम्हारे पास विस्फोट ठाई देकर तुम उड़ जाओ, हैं। या फिर तुम पता चला कि जैसे दिवाली में कभी देखे होगे कोई पटाखा नहीं जला होता है, नहीं पड़का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर उसको छूते हैं तो ठाई हाथ में पड़क जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, जो भी बोलो। तो इस तरीके से हम 20-30 मिनट तक वेट करेंगे, फिर जाकर के चेक करेंगे। अब देखो कितना हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है लिस्ट ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो देखो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, देखो बता रहा हूँ कि जहाँ तुम होल बनाया हो उस होल के आसपास का एक ऐसा इलाका जहाँ से धुआं निकलने के लिए कम से कम उसको दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। उस इलाके को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि तुम होल बनाए हो, उसके आसपास का ऐसा एरिया जहाँ से नीचे का धुआं होता है, उसको निकलने के लिए कम से कम ताकत लगाना पड़े, कम से कम दिक्कत का सामना करना, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, उसे ही लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव और ग्राम में निकालना हो तो LLR, वो जो LLR निकाल के रख लोगे, अभी बताएँ लिस्ट लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, वो निकाल लेना, फिर उसको सेंटीमीटर का स्क्वायर करके भी 61 से भाग कर दो। LLR इन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 61। वही क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव की बात करें ग्राम में, LLR इन मीटर अपन 0.008, LLR इन मीटर और मीटर में बात करते हैं, LLR मीटर में लिख लो, फिर 0.08 से भाग कर दो, आ जाएगा ग्राम में। ये दोनों ग्राम में आता है, याद रखना। फिर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव न्यूटन, अगर तुम न्यूटन निकालना चाहते हो तो मीटर में मान रख करके 1.5 से गुणा करा दो, मीटर में LLR का मान रखा कर 1.5 से गुणा करा दो, निकल के आ जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर बिल्डिंग स्टोन के 2 पार्ट में कवर किया और पूरे जो भी बन सकता है लगभग 1 घंटा के आसपास दोनों मिलाकर हुआ, हमने कवर किया और बहुत अच्छे से कवर किया। आप इसको 1 बार 2 बार देख लोगे तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को अगर पढ़े हो एक बार तो चीज़ें अच्छे से कर लोगे, नहीं भी पढ़ोगे फिर भी अच्छे से कर लोगे। मैंने इतने अच्छे से विजुअल दिखा करके समझा करके चीज़ों को मैंने आपको क्लियर समझाया हुआ है। अगर दोस्तों मेरा मेहनत और मेरा कंटेंट और मेरा वीडियोज़ आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी नया हम यूट्यूबर हैं, अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं किया हुआ है, बहुत कम सब्सक्राइबर, तो आप हेल्प कीजिए थोड़ा सा मेरा, ठीक है। और अगर आपको ये PDF की ज़रूरत हो तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके इस PDF को भी ले सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।